ड्राइवर मामा चरस के नशे में ऑल्टो को एयरप्लेन समझ के चला रहे थे। उनको एक आदमी से रेस भी लगानी थी और सेम टाइम पर अपनी नई सिगरेट भी चलानी थी। मामा क्या कर रहे हो यार, देख के गाड़ी साइड में रखो, एक्सीडेंट हो जाएगा, रोको जल्दी। अबे रुक जा, सिगरेट तो जलाने दे। मामा सिगरेट जलाने के चक्कर में चिता जल जाएगी हमारी, गाड़ी रोको आप। कहाँ, यहीं रोक दूं? नहीं, साइड में लगाओ। एक पिन पिनाता हुआ ट्रक ऑल्टो के साइड से निकला तो आफताब की रूह कांप गई। आज सड़क हादसे में ही जान जाएगी। कल के अखबार में हमारी फोटो तो होगी, पर उसे देखने के लिए हम नहीं होंगे। तू बहुत डरता है, इतना मत डरा कर, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक तब होगा जब आप गाड़ी रोकोगे। ओहो, टेंशन मत ले, अब मैं ठीक हूँ। ड्राइवर मामा खुद को ठीक बता रहे थे, पर उनकी आंखें 7th फ्लोर पर चढ़ी हुई लग रही थी। आफताब पीछे देखने लगा। बस एक बार पीछे से ट्रैफिक हटे, फिर बताता हूँ मैं। क्या बताएगा तू? बता मुझे, मैं भी देखता हूँ क्या बताता है तू मुझे। आफताब बिना कोई जवाब दिए पीछे देखता रहा। दूर एक ट्रक था जो प्रॉब्लम कर सकता था। आफताब उसके क्रॉस करने का वेट करने लगा, पर ड्राइवर मामा ने स्पीड बढ़ा दी। अरे अरे अरे, स्पीड कम करो। स्पीड तो ऐसे ही रहती है अपनी, तू टेंशन मत ले, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। भले ही मेरी जान चली जाए बेंचो, तुझे कुछ नहीं होगा। भले ही मैं मर जाऊं, मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाए, भले ही मेरी डार्लिंग मेरी ऑल्टो को कोई ट्रक कुचल दे, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा बेंचो। सही बात है, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं अब इस गाड़ी में बैठूंगा ही नहीं। ऐसे कैसे नहीं बैठेगा साले, बैठा रहे, बोला ना तुझे कुछ। अचानक आफताब ने हैंड ब्रेक खींच लिए। ये क्या किया तेरी बहन की? आफताब ने कैलकुलेट कर लिया था कि पीछे जो ट्रक है उसके आने में अभी बहुत टाइम लगेगा। इतने में हैंड ब्रेक लगाया जा सकता था। ये क्या किया तूने? तुझे पता है कितना रिस्की था ये? अच्छा, चरस भी के गाड़ी चलाने से भी ज्यादा रिस्की था। ऑल्टो सड़क के साइड में टेढ़ी खड़ी थी। अब इसे तू चलाएगा? मेरा दिमाग नहीं खराब है मामा, मैं पैदल चला जाऊंगा, किसी से लिफ्ट मांग लूंगा, लेकिन आपके साथ तो नहीं जाऊंगा, सॉरी। मरने से डरता है तू? रोड एक्सीडेंट से डरता हूँ मामा। कुत्ते की जिंदगी जीनी पड़ी कोई बात नहीं, लेकिन कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता। आफताब को अचानक से सिगरेट पीने की तलब लगने लगी। वो गाड़ी से बाहर निकला और अपनी पॉकेट्स देखने लगा। ड्राइवर मामा ने सजेशन दिया, सुन, सिगरेट पीना चाहता है, ये ले ले। दिमाग नहीं खराब है मेरा कि आपकी चर्ची सिगरेट पीनी पड़े। ये नॉर्मल है बेटे, कुछ सूंघ के देख ले। क्या करके देखूं? सूंघ के स्मेल कर ले यार। आफताब ने मामा के हाथ से सिगरेट ली और हल्का सा स्मेल किया। उसे तंबाकू के सिवा किसी चीज की स्मेल नहीं आई। उसने अपना लाइटर निकाला और सिगरेट जलाई, और पहला कश लेते ही आफताब को ऐसा लगने लगा जैसे वो बादलों पर ही है। उसने मामा की तरफ देखा, वो मुस्कुरा रहे थे। क्या किया आपने इसमें? मामा ने जवाब देने के बजाय गाड़ी को सीधा करके रोड के बिल्कुल किनारे खड़ा किया और आफताब के लिए पीछे के दोनों दरवाजे खोल दिए। ये क्या है? 2 दरवाजे क्यों खोले? अगर तू लेफ्ट से अंदर आना चाहे तो लेफ्ट से आ जा, राइट से आना चाहे तो। हाँ? मैं अंदर ही नहीं आना चाहता। माँ कसम खा चुका हूँ कि अब तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठूंगा। तुम चर्सी हो, तुम मेरा एक्सीडेंट करवा दोगे। अपनी बात पूरी करने से पहले ही आफताब गाड़ी के अंदर बैठ चुका था। उसने चरस वाली सिगरेट का एक और कश खींचा। आया मजा? पर ये बताओ, जब मैंने सूंघा तो मुझे पता क्यों नहीं चला? क्योंकि तू चूतिया है शाले। चरस की महक सिगरेट जलाने के बाद आती है, उससे पहले तो तंबाकू की खुशबू ही आती है। आफताब ने स्माइल करके मामा के दिमाग को सलूट किया। फिर दोनों लोग एक ही सिगरेट से गहरे गहरे कश खींचने लगे। मैं किस काम के लिए दुनिया में आया था?
और मैं क्या करने लगा। जो कर रहा है करता रहे, मस्त रहे बेटे। आफताब ने सिगरेट का लाश कश खींचा और गाड़ी से बाहर फेंक दी। बाबा जी की बूटी है ये, इसे पी के कौन नहीं मस्त होगा, लेकिन ये गलत है। मैं चलता हूँ, मुझे शिवानी को ढूंढना है। मैंने मीरा से प्रॉमिस किया था कि और पिएगा? आफताब ने टेढ़ी निगाह करके ड्राइवर मामा की तरफ देखा। ड्राइवर मामा ने जेब से एक सिगरेट और निकाल ली। आफताब फिर मुस्कुराने लगा। इधर बस स्टैंड पर मन्नू सुबैदा को ढूंढ ढूंढ कर थक गया था और उसका कोई पता नहीं चल रहा था। मन्नू इसमें कंफ्यूजन में था कि जब सुबैदा कश्मीर में बाय बाय करके जा रही थी तो वो वापस जम्मू की बस में क्यों बैठी। ऐसी क्या मजबूरी हो गई उसके साथ कि वो घर नहीं जा पाई। मन्नू लंगड़ा के चल रहा था, इसी वजह से भी वो जुबैदा को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश नहीं कर पाया। थक हार कर वो एक बेंच पर बैठ गया। तभी उसके पास अंकिता आकर बैठी। कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। एक तो गौरव नहीं मिल रहा, ऊपर से तुम भी। शांत हो जाओ, मैं मिल गया ना, अब गौरव भी मिल जाएगा। शायद वो भी हमें ढूंढ रहा होगा। अरे पर उसके साथ शिवानी है ना, वो पहले भी एक बार उसको मारने की कोशिश कर चुकी है। क्या पता दोबारा? नहीं, दोबारा वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो? वो क्यों नहीं हार्म करेगी? 2 रीजंस हैं। एक, जब उसने गौरव को गोली मारी तब एक्चुअली टारगेट मैं था। वो तो बेचारा मेरे साथ होने की वजह से गोली खा गया। और दूसरा रीजन? दूसरा रीजन है पब्लिक प्लेस। वो ऑलरेडी वांटेड होगी। उसने ट्रेन से जिस लड़के को फेंका था वो न्यूज़ बहुत वायरल हुई थी। शिवानी भले ही मुझसे नफरत करती हो, पर वो बेवकूफ़ नहीं है कि गौरव को मारने के चक्कर में अपने आप को फिर जेल में डाल ले। ये सब तो ठीक है मनु जी, अब करना क्या है ये बताओ। टू बी ऑनेस्ट, मैं तो आराम करना चाहता हूँ। मेरी पूरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है। इतना सुनते ही अंकिता के फेस पर स्माइल आ गई। वो तुरंत उठी। तुम 10 मिनट वेट करना। हाँ, यहीं रहना, कहीं जाना मत, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, पर कहाँ? बोला ना 10 मिनट वेट करो। अंकिता लंबी चाल चलती वहां से चली गई। मन्नू समझ गया कि अंकिता कोई स्टे देखने गई थी। वो बैठा इधर उधर देखने लगा। गौरव बेटा, कहाँ रह गया तू? आजा मेरे पास। इधर जम्मू स्टैंड के कुछ दूर हाईवे के पास शिवानी और गौरव खड़े थे। शिवानी के हाथ में गौरव का हाथ था। अरे यार, आपने तब से मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? एक गोली मार के दिल नहीं भरा आपका, जो अब खाई से धक्का देने का प्लान है? शराब बहुत बोलते हो तुम। अभी शराब बहुत बोलते हो तुम। अभी यहाँ से चलो, फिर सब बताती हूँ। दूर से एक ऑटो वाला आ रहा था। शिवानी ने उसको आवाज लगाई। ऑटो भैया, रघुनाथ टेम्पल चलोगे? ऑटो वाले ने हाँ में मुंडी हिलाई। शिवानी और गौरव दोनों उसमें बैठे और अच्छा सुनिए, ये रघुनाथ मंदिर का क्या सीन है? बहुत टाइम से सुना था कि एक ऐसा मंदिर है जिसमें 33 कोटि देवताओं की मूर्ति है। 33 कोटि मतलब 33 करोड़? सच में इतनी मूर्तियां हैं? नहीं, कोटि। कोटि मतलब प्रकार होता है। अच्छा, तो फिर प्रकार क्या होता है? अभी चल के देखते हैं। नहीं नहीं, क्यों देखना है चल के? यहीं बैठे बैठे बताओ कि मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो। देखो, ऐसा है, तुम पे गोली चलाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं तब बहुत गुस्से में थी। मैं चाहती तो मन्नू को मारना थी, पर अब क्या बोलूं? सब कुछ बोलो। मुझे गोली मारने के बाद कहाँ गई और कितनों की लाशें बिछाई और कितनों की बैंड बजाई, क्या क्या किया, मुझे सब जानना है। शिवानी ने ईमानदारी से अपने चाचा की डेथ, खून की कमी, फिर रुचि और तानिया के साथ साथ जेल जाना और फिर मुस्कान, गायत्री और भैया जी के कहने पर मीरा के घर घूमने आने तक की सारी कहानी सुना दी। बस फिर मैं मीरा के यहाँ बोर होने लगी तो कश्मीर जाने के लिए एयरपोर्ट चली गई। वहाँ कोई फ्लाइट नहीं मिली तो एक गाड़ी वाले को पकड़ लिया। सब कुछ नॉर्मल था, बढ़िया घूम रही थी, पर कश्मीर के एक्स्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर में मेरा मोबाइल फोन खराब हो गया, काम करना ही बंद हो गया। तो मैं जम्मू घूमने आ गई। ओह अच्छा अच्छा, आप घूमने आई थी।
मुझे लगा यहाँ भी मर्डर मिशन होगा आपका। बस करो यार, वो सब बीती बातें हो गई हैं। मैं सच बताऊं तो मैं मन्नू को पहली नजर में पहचान भी नहीं पाई थी। मैं तो उसे मरा मानकर चल रही थी। हाँ वही तो, हम सभी मरा मान रहे थे यार, पर वो आदमी RDX सर की तरह अभी हम जिंदा हैं, अभी हम जिंदा है करके फिर आ जाता है। जब तुम उसे मरा मानकर बैठे थे तो यहाँ क्यों आए? गौरव कंफ्यूज हो गया कि वो शिवानी को सच बताए या ना बताए। आफ्टर ऑल उसकी वफादारी तो मन्नू के लिए होनी चाहिए थी। गौरव बाहर रास्ता देखने लगा। इधर अंकिता मन्नू को लेकर एक सस्ते से होटल रूम में आ चुकी थी। लंगड़ाते हुए रूम में घुसते ही मन्नू बोला, कैसी स्मेल है ये? वो शायद बारिश हुई है ना, तो सीलन होगी। तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं रूम फ्रेशनर मंगवाती हूँ। रूम फ्रेशनर और सेंट्स तो तुम हमेशा साथ रखती थी ना। तुमको सब याद है? हाँ, रखा तो इस बार भी था, पर सारा सामान ही छूट गया। हम जिंदा वापस आ गए, यही बहुत है। जाओ रूम फ्रेशनर ले आओ। इससे पहले कि अंकिता बाहर जाती, दरवाजा नॉक हुआ। कौन है? रूम सर्विस मैडम, तौलिया, साबुन और रूम फ्रेशनर ले लो। अंकिता मुस्कुराई। लेवेंडर की स्मेल वाले रूम फ्रेशनर को कोने कोने में स्प्रे करने के बाद अंकिता बेड पर आई तो देखा मनु पहले ही आंखें बंद करके लेटा था। मनु, मनु जी बहुत थक गए हो क्या? मनु ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अंकिता धीरे से उसके पैरों के पास आई और पैर दबाने लगी। आराम से। ओह सॉरी सॉरी, क्या हुआ? जहां तुमने हाथ रखा अभी वहां से पजामा ऊपर करके देखो, पता चल जाएगा क्या हुआ। अंकिता ने हौले से मनु का पैजामा घुटने तक ऊपर चढ़ा दिया। ओह गॉड, ये तो बुरी तरह जला है। मनु बस मुस्कुरा दिया। अंकिता की आंखों में 2 बूंद आंसू आ गए। उसने हल्के से मनु के पैर पर किस किया। मनु ने आंखें बंद कर ली। अंकिता ने पैजामा ऊपर चढ़ाने के बजाय नीचे उतार दिया। अंकिता ने जैसे ही मनु का पैजामा नीचे खींचा, वैसे ही मनु के चेहरे पर स्माइल आ गई। अंकिता उसके पास आई। वो मनु के पैर पर किस करने ही वाली थी कि रुक गई। क्या हुआ? आओ ना, एक बात लेते हैं साथ में। हाँ? मनु तुरंत उसका इशारा समझ गया। वो पूरे सफर में सेम कुर्ता पैजामा पहने घूम रहा था। उसकी बॉडी ओडर इतनी हार्ड हो गई थी कि अंकिता चाहकर भी उसे किस नहीं कर पा रही थी। नहाना तो मैं भी चाहता हूं, बट व्हाट? मेरे पास नहाने के बाद पहनने के लिए कपड़े नहीं है। टेंशन मत लो, हाँ, उसकी जरूरत भी नहीं है। अंकिता ने मनु का हाथ पकड़ा और उसे अंदर वॉशरूम में ले गई। अंकिता ने पानी चलाया और खुद ही मनु के कपड़े उतारने लगी। जैसे ही उसने कुर्ता उतारा तो उसको मनु की जली हुई पीठ दिखाई दी। अंकिता चौंक गई। ओह गॉड, ये तो हाँ, ये तो बहुत ज्यादा जल गया है। ये हुआ कैसे? फिर कभी बताऊंगा। प्लीज बताओ ना, जब से हम मिले हैं तब से बात ही नहीं हो पाई। बात करने को कुछ खास है भी नहीं अंकिता। मैं जिंदा बच गया, बस यही सबसे बड़ी बात है। बस यही मिरेकल है। अंकिता गर्म पानी में ठंडा पानी मिक्स करने लगी। मनु को ठंड लग रही थी। वो बाल्टी के पास रखे स्टूल पर बैठ गया। जब तुम्हारे सामने वो लोग मुझे उठाकर ले गए ना, तब मुझे तो लगा था कि मैं नहीं बचूंगा। पर इत्तेफाक से जिस पठान ने मुझे किडनैप किया था, वो एक नंबर का बेवकूफ़ निकला। उसे 1 करोड़ का लालच आ गया। हालांकि मुझे मजबूरन उसको मारने के लिए छोड़ना पड़ा। अंकिता मनु का फेस देखने लगी। उसके फेस पर पठान की मौत का गिल्ट अब भी था।
जबकि सच ये था कि उसने तो पठान को मारने से बचाया था। उसको मारने वाला तो बिलाल था। फिर कैसे निकले वहां से? निकला कहाँ, मैं तो बस 3-4 फीट की बर्फ में चलता रहा। उन लोगों के पास कोई अजीब सा केमिकल था, कोई थिक फ्यूल था, बिल्कुल शैम्पू जैसा थिक। उसकी कुछ ड्रॉप से भी मशाल बहुत देर तक जलती रहती थी। ओह वाह, तुम्हारे पास मशाल भी थी? उसी ने तो जिंदा बचाया मुझे, वरना तो उस -17 डिग्री टेम्परेचर में मैं 1 घंटा भी जिंदा ना रह पाता। फिर निकले कैसे? सड़क तक कैसे गए? कहाँ आ पाया, सड़क तो दूर की बात, मैं तो कार तक बड़ी मुश्किल से पहुंचा था। कार? कौन सी? वो स्कॉर्पियो जिसको लेकर सारा पंगा हुआ था। ओह, उसी स्कॉर्पियो को बिलाल के लड़कों ने घेर लिया था। जाने कैसे उस वक्त मेरा दिमाग काम करा और मैं उन दोनों को बेवकूफ बनाकर। मनु बाल्टी में भरते पानी को देख अपनी अलग ही यादों में चला गया। अंकिता ने टैप बंद कर दिया। क्या हुआ? बेवकूफ बनाकर फिर क्या किया? फिर वही हुआ जिसकी वजह से मेरी बॉडी पर ये बर्न मार्क्स हैं। जिस फ्यूल की मैं बात कर रहा हूं उसके बॉक्स में आग लग गई और मनु वो टाइम याद करने लगा जब जोर की ब्लास्ट के बाद बिलाल के दोनों लड़के हवा में उड़ गए थे और मनु वहीं छुप के बैठ गया था। सबसे पहले उसकी पीठ जली थी, फिर उसके पैरों में आग लगी थी, लेकिन इससे पहले कि मनु के फेस में आग लगती, मेजर राणा और उनकी टुकड़ी ने उसे बचा लिया। वो दिन याद करके मनु की आंखों में आंसू आ गए। उसने आंखें पोंछने के बजाय अपने ऊपर 2 मग पानी डाल दिया। मनु को ऐसा लगा जैसे उसने अपनी जलती बॉडी पर पानी डाला हो। वेट ना, मैं नहलाती हूँ, रुको। अंकिता बड़े प्यार से मनु को नहलाने लगी। पता है, जब वो ब्लास्ट हुआ ना, तब बिलाल के दोनों लड़के तुरंत बेहोश हो गए, पर मैं नहीं हुआ। मुझे वो हर एक सेकंड याद है जिसमें मेरी स्किन जल रही थी। मैं एक एक सेल को जलता हुआ महसूस कर रहा था अंकिता। वो बहुत बहुत पेनफुल था। ओह मेरा बच्चा। अंकिता ने मनु का मुंह अपने सीने से लगा लिया। मनु ने जैसे ही आंखें बंद की, उसके 2 आंसू और लुढ़क गए। अंकिता मनु का बदन पोंछने लगी। उसकी चेस्ट पोंछते पोंछते अंकिता उसे कोर तक चली गई। मनु का पेट पोंछने की जगह उसने मनु को किस करना शुरू कर दिया। मनु हार्ड ऑन होने लगा। अंकिता ने उसका अंडरवियर भी उतार दिया और उसको प्यार करने लगी। मनु की आंखों के आगे जुबैदा की सॉफ्ट सॉफ्ट बॉडी आ गई। उसने अंकिता को जुबैदा समझ के उसके कपड़े उतारने शुरू कर दिए। अंकिता खुद भी यही चाहती थी। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगे। अंकिता को अब ठंड लगने लगी थी। वो धीरे से मनु के कान में बोली, सुनो ना, रूम में चलते हैं, हाँ? मनु ने हल्की सी गर्दन हिलाई और अंकिता को उठाने की कोशिश करने लगा, पर उसके घुटने अभी इतना वेट उठाने के लिए रेडी नहीं थे। इजी, हाँ? आओ मैं लेकर चलती हूँ। अंकिता ने मनु को अपने शोल्डर का सहारा दिया और रूम में लाते ही बेड पर फेंक दिया। बाहर आते ही मुझे भी ठंड लगने लगी। अभी गर्म कर दूंगी तुम्हें। अंकिता मनु के ऊपर आ गई और फिर उसने अपने ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ लिया। मनु उठने की कोशिश करता तो उसका कोई ना कोई घाव दर्द करने लगता। I can't. You don't need to. मैं हूं ना, मैं सब कर दूंगी, हाँ? अंकिता खुद ही उसके ऊपर आई और अपने आप ही खुद को एडजस्ट किया। Yes, choke me. अंकिता ने खुद मनु के दोनों हाथों को अपने गले पर रखा और I missed you, Manu. I missed you so much.
अंकिता सेटिस्फाई होकर मनु के ऊपर से हटी और उसको हक कर लिया। पता है, मेजर ने 10 बार कहा कि मनु अब कभी नहीं आएगा, मनु चला गया है, पर मैंने कभी उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। मुझे और इनफैक्ट गौरव को भी हमेशा यही लगता रहा कि अंकिता की बकबक सुनने से पहले ही मनु सो चुका था। अंकिता मुस्कुराते हुए उसको हक करके 2 मिनट भी नहीं लेटी थी कि उसे कुछ याद आया। गौरव बेचारा कहाँ रह गया? चोट तो उसको भी लगी थी। अंकिता उठी और बाथरूम से अपने कपड़े लेने के लिए गई, पर मनु ने इतनी जल्दबाजी में उसके कपड़े उतारे थे कि सब गीले हो चुके थे। अंकिता ने मनु का कुर्ता पैजामा पहना और ऊपर से अपना फर वाला कोट डालकर रूम से बाहर निकली। अंकिता ने दरवाजा बंद करने से पहले एक बार मनु की तरफ देखा। वो किसी मासूम बच्चे की तरह सो रहा था। अंकिता बाहर चली गई। इधर आफताब ड्राइवर मामा के साथ ऑल्टो की पिछली सीट पर पड़ा सो रहा था कि किसी ने उसको बहुत जोर से थप्पड़ मारा। आफताब हड़बड़ा के उठा और 2 मिनट तक आसपास का माहौल समझने की कोशिश करने लगा। उसके कान में सीटी बज रही थी। जो इसकी आंखों को दिख रहा था उस पर आफताब भरोसा नहीं करना चाहता था। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इनको। 3 पुलिस वाले ड्राइवर मामा को अपनी पुलिस जीप में ठूस के ले जा रहे थे। आफताब के कान काम नहीं कर रहे थे। उसे पुलिस वालों के चिल्लाने की आवाज बहुत दूर से आ रही थी। ड्राइवर मामा कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे थे। वो आराम से पुलिस जीप में बैठ गए। उनके बैठते ही तो पुलिस वाले आफताब को भी जीप में बैठाने की कोशिश करने लगे। तो आफताब चिल्लाया, छोड़ो मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आफताब इतनी जोर से चिल्लाए कि दोनों पुलिस वालों ने उसको दोनों गालों पर थप्पड़ मार दिए। आफताब की आंखें बंद होने लगी। वो बेहोश हो गया। इधर शिवानी रघुनाथ टेम्पल में घूम घूमकर इतना थक चुकी थी कि उसे हल्की सी ट्रैफिक नॉइज भी भयंकर सरदर्द दे रही थी। पहले यहाँ इस शोर से बाहर चलो, मेरा सर दर्द हो रहा है। इधर गौरव था कि उसे ताने मारने का एक भी मौका मिस नहीं कर रहा था। बाहर के शोर से तो बच जाओगी शिवानी एक्स भाभी, अपने अंदर के शोर से कैसे बचोगी? इसका क्या इलाज है आपके पास? अबे यार चुप हो जा, तू चुप हो जा प्लीज। इतना अच्छा मंदिर दिखाया तुझे कि तेरा मन शांत हो सके। ओह अच्छा, मंदिर मुझे शांत करने के लिए नहीं बल्कि खुद को गिल्ट फ्री करने के लिए देखा है तुमने। और इतने सारे भगवानों से माफी मांगने के बाद भी तुमको मुक्ति नहीं मिलने वाली एक्स भाभी। हे भगवान, क्या करूं मैं इसका? तू थोड़ी देर के लिए चुप होगा या नहीं? ओह अच्छा, धमकी? मतलब अगर मैं चुप नहीं हुआ तो क्या फिर से गोली मार दोगी? ओफो, उंगली से गोली मारूंगी क्या? चल दफा हो यहाँ से, मेरा पीछा छोड़। बिल्कुल नहीं, पहले कुछ खिलाओ। ऐसे फ्री में पीछा नहीं छोड़ने वाला मैं। पहले गोली मारी थी और अब की बार भूखा मारना चाहती हो? शिवानी गुस्से में भी स्माइल करने लगी। तू बिल्कुल बच्चा है ना? हाँ नहीं नहीं, बच्चा तो मैं पैदा कर दूं अगर मौका मिले तो। बस क्या बताऊं, कोई लड़की आती है तो टिकती ही नहीं है। तू तो टिकना सीख ले पहले। एक शहर में रह, एक जॉब कर। एक लड़की तब मिलेगी जिसके साथ तुझे टिकना होगा। अपने गुरु की तरह मत करियो कि एक लड़की घर में, एक लड़की पड़ोस में। गौरव को पास ही एक ढाबा दिख गया। एक काम करते हैं, बाकी ज्ञान ढाबे में बैठ के देना। सुन, मैं बहुत थक गई हूँ। तू भी कोई सुपर फिट नहीं लग रहा। उसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। वो देखो सामने, वहाँ पे एक लॉज है। कौन सी? मनमोहन लॉज। उसमें एक रूम ले लो, मैं वहीं खाना लेकर आता हूँ। भक, उसमें तो कभी नहीं लूंगी, कोई और देखती हूँ। अरे ओ मैडम, अमेज़न पे नहीं हो कि और दिखाओ करती रहोगी। जो मिल रहा है ले लो। और पता नहीं तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। मेरी जेब तो पूरी खाली हो चुकी है। मैं मुश्किल से 5 रोटी और एक दाल ले पाऊंगा।
ओफो, हद है यार तेरी। ले पकड़। शिवानी ने गौरव को 500 का नोट दिया। जो लेना है ले ले। मैं इसी मनमोहन लॉज में रूम ले रही हूँ। कोशिश करूंगी कि वो बालकनी वाला मिल जाए, ताकि वहीं से तुझे हाथ हिला के बुला सकूं। 1 मिनट, तुम्हारे पास आईडी है? शिवानी सोचने लगी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ओवर स्मार्ट मत बनना। ये जम्मू है, यहाँ सबको आईडी दिखानी पड़ती है। आईडी की प्रॉब्लम तो हो जाएगी। रुक, सोचती हूँ कुछ। गौरव ने अपनी जेब में हाथ डाला। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये लो मेरी आईडी। और हाँ, मेरे पास व्हाट्सएप में अंकिता मैम की आईडी भी है। मेरा फ़ोन ले जाओ, इसी नाम से चेक इन कर लेना। थैंक यू। थैंक यू तब बोलना जब दिल से निकले। चलो अभी जाओ, मुझे खाना पैक करवाने दो। शिवानी लॉज की तरफ चल दी। उधर अंकिता भी इत्तेफाक से कपड़े लेने उसी मार्केट में आई थी जहां मनमोहन लॉज थी। अंकिता की नजर भी मन्नू के नाम की वजह से उस लॉज की तरफ गई। उसने देखा कि लॉज की बालकनी सड़क से दिख रही थी। वहां लाइन से 10-12 कमरे थे, जिनमें से एक कमरे के बाहर एक हैंडसम सा लड़का खड़ा दरवाजा खटखटा रहा था। लड़का इतना हैंडसम था कि अंकिता सड़क देखने के बजाय ऊपर लॉज की बालकनी देखने लगी। जिस दरवाजे को लड़का खटखटा रहा था वो फाइनली खुला। उसके अंदर एक लड़की दिखाई दी जो डरी हुई लग रही थी। अंकिता ने उस लड़की को तुरंत पहचाना। अरे ये तो शिवानी है। शिवानी उस लड़के से बचने के लिए दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रही थी, पर लड़का ज्यादा स्ट्रांग था। उसने कंधा मारकर पूरा दरवाजा खोल दिया। अंकिता स्टिल हो गई। शिवानी फिर उस लड़के को बाहर धक्का देने लगी, पर इस बार उस लड़के ने शिवानी के बाल पकड़े और कान के पीछे 2 थप्पड़ मारे। शिवानी की चीख अंकिता को बाहर तक सुनाई दी। अंकिता पेशेंस लूज कर गई। वो तुरंत लॉज के गेट की तरफ भागी।